हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। इसमें हम आज से एक नया अपडेट इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम चूँकि टीजीटी और पीजीटी दोनों में यदि आपको तैयारी करनी हो सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, यूपी या केवीएस या DSSB किसी भी चीज़ के लिए, और इसमें ख़ास तौर पे जो सब्जेक्ट का चैप्टर जो सब्जेक्ट का सिलेबस होगा, इसमें हम भूगोल के बारे में और ख़ास तौर पे हम राजनीतिक विज्ञान या जिसको सिविक्स कहा जाए उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि यूपी टीजीटी का सिलेबस में आपको 4 सब्जेक्ट में से इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इसमें से 4 में से कोई 2 चूज आपको करके एग्ज़ाम देना होता है। तो आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो चूँकि 2 सब्जेक्ट्स को, भूगोल को और सिविक्स को आपको तैयार करना होगा मेरे साथ। आप इसे स्टडी करें। मैं आपको केवल और केवल आपको एक चीज़ कि आपको जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आ चुके एग्ज़ाम्स में, जिसमें कि मैं ख़ास तौर पे घटना चक्र का उठाऊँगा, हर चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनने वाले इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूँगा आपके साथ। जो इसके आंसर एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको मैं दिखा दूँगा। तो इस तरीके से आप अपने तैयारी के लिए बुक्स वगैरह जो भी हैं उसको स्टडी करें, देखते रहें और साथ साथ हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने तैयारी को एक धार दीजिए, तैयारी को एक सही दिशा दीजिए और आप सिलेक्शन पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, ख़ास तौर पे टीजीटी और पीजीटी के लिए, जिसमें हम बताना चाहेंगे कि ये विश्व भूगोल सबसे पहले शुरू करेंगे। इसमें हम सौरमंडल, सूर्य, पृथ्वी करके सारे चीज़ों को एक-एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको टीजीटी और पीजीटी की सिलेक्शन निश्चित रूप से संभव हो सके। मैं आपको इस बात की गारंटी दिला सकता हूं कि यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी नज़रों से होकर गुजरेंगे, आप निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक के तौर पर काम करता हूं और मेरा हाल ही में 2021 में सिलेक्शन भी हुआ इसी सब्जेक्ट को लेकर के, ज्योग्राफी और सिविक्स को लेकर के मैंने तैयारी की और बहुत ही कम समय में, सीमित समय में मैंने तैयारी को धार देकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, खासतौर पर घटना चक्र और यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़ के माध्यम से मैंने तैयारी की और इससे सिलेक्शन पाया। तो आपको भी चाहते हैं आप पढ़ें, जहाँ से आपको सोर्स मिले पढ़ें। केवल और केवल अल्टीमेट एम एक ही रखिए, पढ़ाई करें तो आप निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस पहले वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। तो आज जो कि हमारा सौरमंडल, तो आपको जानकर ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आप टीजीटी की तैयारी करें तो सौरमंडल तो जानते होंगे। सौरमंडल में हमारे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और जो भी आकाशीय पिंड उसके सूर्य के चारों जो चक्कर लगाते रहते हैं, उन सबको एक शब्द में सौरमंडल कहा जाता है। चूँकि सौरमंडल सूर्य से संबंधित है, इसलिए इसमें सूर्य ही इसका मुखिया होता है। तो सबसे पहले हम सूर्य को ही जितना इसके क्वेश्चन से बनने वाले उसको निपटाते हैं। आप आशा करते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो पर आए हों तो सूर्य के बारे में पहले स्टडी कर लें, किताबों के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से। उसके बाद से अपने क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को आंकिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने लेवल पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है? इसको कहा जाता है सोलर फ्लेयर्स कहा जाते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स कैसे निकलती हैं? तो चूँकि सूर्य की इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। पहला फोटोस्फीयर, दूसरा क्रोमोस्फीयर, तीसरा कोरोना, चौथा क्रोड या कोर। एग्ज़ाम देखिए, यूपी जीआईसी आश्रम पद्धति परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। ये लेक्चरल एग्जामिनेशन देख रहे हैं। तो इसमें आपको व्याख्या आंसर सही होगा, आंसर नंबर सी, कोरोना से। अब ये कोरोना एक बीमारी भी थी, क्योंकि कोरोना का नामकरण भी इसी से रखा गया था, क्योंकि सूर्य के जो सबसे चमकीले मंडल और ख़ासतौर पर कोरोना का मुकुट, जिस कोरोना में स्पाइक्स होती थी ना, उसी प्रकार इसमें भी स्पाइक्स होती हैं। तो इसका आंसर देखें, व्याख्या पढ़ लें।
सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की बौछार को सौर पवन के नाम से जाना जाता है। इन आवेशित कणों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आपको जानकारी होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। सौर पवन कहाँ से निकलती है बाबू? कोरोना से निकलती है, और इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि निहारिका क्या है। अब बात है निहारिका। निहारिका को कहते हैं नेबुला। तो नेबुला क्या है? एक तप्त गैस का बादल है, या एक तप्त गैस का गोला है, या धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो हमारा निहारिका या नेबुला कहलाता है वो तप्त गैस का बादल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो तप्त गैस का बादल कहलाता है। अ क्लाउड ऑफ हॉट गैसेज। अब यहाँ पर व्याख्या जरा इसका पढ़ें, क्या कह रहा है। निहारिका अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशालकाय बादल होते हैं। इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के अतिरिक्त धूल पाए जाते हैं। कुछ निहारिकाएं किसी मृत हो रहे तारे, इसको सुपरनोवा कहते हैं, के विस्फोट से निकलने वाली गैस और धूल से निर्मित होती है। इस प्रकार जो कृष्ण के अनुसार है वो है निहारिका। निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है। अब ज़रा देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का जो सबसे काला भाग होता है वो क्या कहलाता है? सूर्य किरीट, या कोरोना, या प्रच्छाया जिसे अम्बरा कहते हैं, या उपच्छाया जिसे पेनम्बरा कहते हैं, या ब्लैक होल क्या कहते हैं। ये एग्ज़ाम टीजीटी परीक्षा 2013 में आ चुका है। तो जो अम्बरा होता है वो काला भाग, और पेनम्बरा जो हल्का जो छाया होती है, उपछाया जिसे कहें, तो पेनम्बरा होता है। तो आपको 3 क्वेश्चन मैंने भी बताया। पहला क्वेश्चन बताया अभी आपको कि सूर्य के किस मंडल से सौर पवन निकलती है, तो कोरोना। फिर निहारिका क्या है? तो एक तप्त गैस का बादल। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग तो अम्बरा होता है, और उपछाया को पेनम्बरा कहते हैं जो कि धुंधला होता है। 14 क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को, सबसे चमकीले सतह को किस नाम से जानते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, या वर्णमंडल, सूर्य किरीट, या कोरोना, या सूर्य धब्बा सनस्पॉट। ये भी 2013 में आ चुका है। तो फोटो का मतलब तो प्रकाश मंडल, या वर्णमंडल, या सूर्य किरीट, या सूर्य धब्बा। दीप्तिमान प्रकाश की बात है, प्रकाश मंडल इसका आंसर होगा। जो अगला क्वेश्चन, जैसे हम व्याख्या पढ़ लीजिए। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी भी तारे की बाहरी परत है जिससे कि प्रकाश हमारा निकलता रहता है। वास्तव में हम सूर्य में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? ये 2001 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। पहली अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सूर्य की सतह अर्थात प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस या 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चूँकि प्रश्न में 5000 सबसे निकटतम विकल्प उपलब्ध है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। अब कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, भारवी ने। तो चूँकि अभी इन सब में आर्यभट्ट पृथ्वी के गोलाकार होने की बात को कहा था, ब्रह्मपुत्र जो गुप्त हैं वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बताए हैं। वराहमिहिर हैं, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर हमारे चंद्रमा घूमते उसी प्रकार पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस बात को सिद्ध किया है वराहमिहिर ने। व्याख्या को देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। 6वीं शताब्दी या 6वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा का चक्कर लगाती है। ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट दिया था और
उन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ग्रेविटी जो हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटी या ये सिद्धांत है न्यूटन साहब का, उससे पहले ब्रह्मगुप्त ने इस बात को बता दिया था। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। आगे देखेंगे कि हमारा एक 1543 में एक सिद्धांत आता है पृथ्वी केंद्रस्थ सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो उसमें कहा गया कि ब्रह्मांड के स्थान पर पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड, इसका मतलब हो गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, इसके स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने जब इस चीज़ को, चूँकि पोलैंड के रहने वाले थे, जब इन्होंने इस बात को कहा तो इस वजह से इनको यहाँ तक कि मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, इनको फांसी की सजा हो गई थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं एन कॉपरनिकस 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ सिद्धांत के स्थान पर सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड केंद्र में और पृथ्वी उसकी क्या करती है? परिक्रमा करती है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत या उसे कहते हैं सूर्य केंद्रक सिद्धांत कौन दिया था? कॉपरनिकस। 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है, या धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया रहता है, या दोनों सही या दोनों गलत? इसका आंसर होगा बेटा बी सही, क्योंकि धूल कण प्रकाश ये क्या करते हैं? प्रकाश को स्कैटरिंग कर देते हैं, तो आकाश हमारा क्या होता है? नीला नीला दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं इसमें कि प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वस्तुतः जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल, धुएं आदि के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक, व लाल रंग का सबसे कम, इसलिए आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। सौर कलंक क्या होता है? सन स्पॉट। तो ये सूर्य की सतह के काले धब्बे होते हैं, या सूर्य के समीप काले धब्बे होते हैं, या सूर्य के समीप लाल धब्बे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये सूर्य की सतह के काले धब्बे, सन स्पॉट, इसमें भी दाग है, देख रहे हैं, समझे दाग है। सौर कलंक सूर्य के प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर की अस्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का तापमान अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो ये धब्बे के रूप में दिखता है, इसे सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है, और इस कलंक का तापमान लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या रखा है कि नीचे दिए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सन स्पॉट सही है। सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वायुमंडल लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं, ये भी सही है। एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ लेकर कुछ महीनों तक सकते, ये भी सही है। और दिखाई देने वाले सन स्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है, ये भी सही है। अर्थात ये यहाँ पे आप एक चीज़ जान लो कि सन स्पॉट से यहाँ 4 पॉइंट बना सकते हो। सन स्पॉट के 4 आंसर। पहला, काले धब्बों को सूर्य की सतह मौजूद सन स्पॉट कहते हैं। सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि अपने आसपास के वायुमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं। एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों में कुछ महीनों तक रह सकता है, जबकि 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। यहाँ से आपको ये व्याख्या स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब इसका देखेंगे व्याख्या हम, तो ये सारा दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। सूर्य की बाह्य सतह में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को सौर कलंक कहते हैं। माना जाता है कि सर्वप्रथम गैलीलियो ने इस सौर कलंक की पहचान की थी। सौर कलंक चारों तरफ से क्रोमोस्फीयर से घिरे होते हैं। सौर कलंक के चारों तरफ फैले क्रोमोस्फीयर की तुलना में इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सामान्य आकार के सौर कलंक का व्यास 1600 किलोमीटर होता है। सौर कलंक का जीवन काल कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक रहता है। इन दिखाई देने वाले सन स्पॉटों की संख्या लगभग 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको क्या करें कि आप जब वीडियो देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों, जो आपकी जानकारी में पहली बार सामने आ रहे हों, उसको कृपया नोट डाउन करके अपने नोटबुक में ऐड कर लें, जिससे आपको क्या बार बार रिवाइज करने के लिए वीडियो ना देखना पड़े और आप क्या कर सकें, तैयारी में धार दे सकें। अब सूर्य की दूरी के क्रम में पूछ रखा, पृथ्वी का कितना दूरी है, मंगल का कितना है, बृहस्पति का, शनि का। सभी दूरी आपको नहीं याद है, लेकिन फिर भी कम से कम पृथ्वी और सूर्य भी तो याद होना चाहिए ना। ये दे रखा कि 20.88 करोड़, पहले गलत है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है, आपको पता होना चाहिए। मंगल 22.7 सही है। बृहस्पति 77 करोड़ किलोमीटर, शनि 143 सही है। कम से कम पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी तो पता होनी चाहिए। अगला क्या रखा है कि हमारे सूर्य की परिक्रमा करने में समय कितना लेता है। पृथ्वी 365.25 सही है। मंगल 525 नहीं 686 दिन लेता है। बुध 88 दिन और अरुण 84 वर्ष सही है। बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, जबकि मंगल 686 दिन, पृथ्वी 365, अरुण 84 वर्ष।
अब कह रहा मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 686 दिन में करता था, विकल्प बी का युग्म सही सुमित नहीं है। अच्छा ये बताइए क्या होता है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब तीनों एक सिद्ध में हो तो उससे क्या होता है, युति वियुति सिजगी। देखिए सिजगी होता है, वास्तव में युति और वियुति सिजगी का ही पार्ट है, तो सिजगी सिंपल आंसर होना चाहिए। लेकिन अब चूँकि सिजगी का ही पार्ट होता है युति और वियुति, तो ये अलग होती है। खगोल विज्ञान में सिजगी एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में 3 खगोलीय पिंडों का एक सरल रेखीय विन्यास होता है, परंतु सूर्य चंद्रमा पृथ्वी युति में एक से, मैंने कहा ना सारे के सारे आंसर इसके सही होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, अर्थात जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत वो क्वेश्चन है, जापान को कहते हैं। जापान शब्द जो कि निहोन या निप्पन शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, इसका अर्थ ये होता है निकलते सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन। अतः जापान को निकलते सूर्य का देश या प्रथम सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स इसको आप नोट डाउन कर लें, जैसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मतलब कि मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है, उसे नॉर्वे कहते हैं। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। और स्वर्णिम पैगोडा मतलब गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। ये सब पॉइंट्स आपको धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स याद होना चाहिए। आप बार बार जब रिवाइज करोगे, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, उगते हुए सूरज का देश तो जापान, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार, प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया। अब क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना कब देखी गई है, तो पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में होता है या सौर ग्रहण के अंत में, या केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ, या केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो ये पेरिफेरियल एरिया में होता है, मतलब जो बाउंड्री होता है ना वहाँ पर दिखाई देता है डायमंड रिंग की घटना, तो केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। यह रहा इसका आंसर। अब देखिए क्या है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधि क्षेत्रों में डायमंड रिंग या हीरक वलय की स्थिति बनती है। ये रहा हमारा कुछ इस चैप्टर से संबंधित, जो आपका कौन सा है, सूर्य। तो सूर्य से संबंधित ये आपका, अगर इससे संबंधित नोट्स होगा तो उसे मैं अपने इसमें पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए तब तक के लिए आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप इसे देखें बार बार वीडियो को, इससे आपकी तैयारी में बहुत ही हम समझ रहे हैं बहुत योगदान होगा। तो चलिए दोस्तों को ये शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।